कि जो इसमें रिएक्टिविटी, जो रिएक्ट मतलब किसी से के साथ में रिएक्ट करना, तो जैसे पोटेशियम सबसे पहले ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको याद करने का तरीका कनाका, KNACA कनाका, फिर मंगलजन MgAlZn, फिर फेपब QAgAu। तो ये इसको याद करने का तरीका है। तो कनाका, मंगलजन, फेपब QAgAu। अब देखो याद करने के लिए बताई थी HHELIBE वगैरह। इसमें के पोटेशियम, पोटेशियम में फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 फिर 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस में है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन रहेंगे इसके? 19 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन का मेरे को पता नहीं है, न्यूट्रॉन देखना पड़ेगा। तो 19 प्रोटॉन है और इधर आउटर ऑर्बिट में 19 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका कंट्रोल कम है, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूज करने के लिए तैयार है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने का तैयार है, मतलब ये हाइपर रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है सोडियम Na। अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 1, यानी कि यहां से न्यूक्लियस से इसके ऊपर भी कंट्रोल दूर का है, तो कंट्रोल कम रहेगा, यानी ये रिएक्टिव हो जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से Ca, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, यानी यहां से इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर ये अपना कंट्रोल नहीं रख सकता बाहर के ऑर्बिट वालों पर, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जिसके साथ में भी ये जाएगा उसके साथ में बाउंड बनाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऑर्बिट में मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी क्यों किस तरीके से रहती है। इसमें आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 8 से 4 से कम होते ही वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर 4 से ज्यादा होते ही इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर 4 से ज्यादा कितने हैं? यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो यानी कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यानी ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़ देगा। तो कौन सा चार्ज बढ़ गया? इधर 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। और इस तरफ कितने हैं? प्रोटॉन 17 है, और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 17 है, न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन से, अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये देखो, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास में आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो अगर 4 से कम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये 4 से कम है आउटर ऑर्बिट में, तो ये छोड़ देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, क्योंकि इसके पास में 7 है और ये अपना ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेगा। तो ये इसके पास में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यानी इधर से एक चार्ज -1 हो गया, यानी इधर से कम हो गया। और किधर चला गया? 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर कितने हो गए? 18, और इधर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10। प्रोटॉन कितने यहाँ पर? 11। तो कौन सा चार्ज बढ़ गया यहाँ पर? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 ज्यादा हो गया, यानी कि सोडियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पर कितना चार्ज? प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। तो कौन सा चार्ज कम हो गया, कौन सा चार्ज बढ़ गया? यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। 17 तो 17 तक तो बराबर है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 ज्यादा होते ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया। जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव बन गए तो ये मैग्नेट की जैसे हो गए और आपस में बाउंड बना लेंगे। तो ये क्या हो गया? रिएक्शन हो गई, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसको कहते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन के अंदर ये सबसे पहली चीज तो यही होती है कि इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके के हैं, इससे कितना डिस्टेंस पर है। तो ये सारी चीज हमको कहाँ से देखेंगे? इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये सारी की सारी चीज यहाँ पर है। कनाका मंगलजन फेपब QAgAu सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड से
क्लोरीन से ज्यादा रिएक्ट करेगा, इससे पोटेशियम है जो क्लोरीन से ज्यादा, इससे ज्यादा रिएक्ट करेगा। पोटेशियम है, पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम जो है बर्न्स ब्राइटली व्हेन हीटेड टू फॉर्म एन ऑक्साइड, तेजी से चमकता है बहुत ज्यादा पोटेशियम को, ठीक है। और दूसरी चीज इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कैसी, वेरी वाइगोरस रिएक्शन इन कोल्ड वाटर, द हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इसके साथ में, ठीक है। और इसमें पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड का मतलब ये होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये होता है कि उसके साथ में एक एटम ऑक्सीजन का और एक एटम हाइड्रोजन का, वाटर के अंदर H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, और इसके साथ में जैसे ही पोटेशियम जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब ये होता है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कैसी रहेगी, वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है ये। दूसरी चीज सोडियम, सोडियम भी है बहुत तेजी से जलता है, और वाटर के अंदर तो सोडियम पीस डालते ही एकदम से तेजी से जल जाएगा। वाटर जो है, सोडियम जो है वाटर के अंदर साथ में मिलके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एयर के साथ में जब इनको गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाएंगे और जलते हैं ये, ठीक है, ब्राइटली जलते हैं। स्लो रिएक्शन इन कोल्ड वाटर टू फॉर्म एन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसमें बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर के साथ में, इसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की। फिर नेक्स्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ में, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अब धीरे होने लग जाती है। ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन बहुत धीरे में होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, आपने देखा होगा, अगर उसको गर्म करेंगे तो कभी भी एल्यूमिनियम का बर्तन ऐसा तो नहीं है कि जल जाता है, लेकिन हाँ रिएक्शन होती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और लेकिन स्टीम के साथ में इसकी रिएक्शन ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि है ना, जो इसका जो रिएक्शन है, जैसे कि कैल्शियम एल्यूमिनियम है, इनके एक शीट के साथ में ज्यादा रिएक्शन होगा, एक पूरा बड़े पीस के साथ में ज्यादा रिएक्शन होगा, या इसका ना जो एल्यूमिनियम का पाउडर या किसी भी चीज का पाउडर बना लेते हैं अपन पीस करके, उसके साथ ज्यादा रिएक्शन होगा। तो सिंपल सी चीज है, पाउडर के साथ ज्यादा रिएक्शन होगा, बिकॉज इट हैज द मोर एरिया, रिएक्टिव एरिया टू रिएक्ट, ठीक है। एक्स जो है, जो उसका एरिया है वो ज्यादा रहेगा। जिंक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन और लेड और कॉपर, इनकी जो रिएक्शन होती है गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बनेंगे, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये धीरे बनेंगे। रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम के साथ के अंदर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अब इसमें देखो सबसे बड़ी चीज है रिएक्शन विच बिकम्स लेस वाइगरस एज वी गो डाउन द लिस्ट के जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन इनकी जैसे सबसे ज्यादा रिएक्शन किसकी रहेगी, पोटेशियम की, फिर इसके बाद सोडियम की, फिर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। जैसे नीचे जाएंगे उनकी रिएक्शन धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाने से पहले उसके ऊपर हम क्यों रब करते हैं, उसका कारण ये होता है कि उसके ऊपर जब हम इसको करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ऑलरेडी पहले से, तो उसको हम रब करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर से हट जाता है और फिर हम उसको बर्न कर लेते हैं। इसी तरीके से कॉपर, फिर सिल्वर के साथ में रिएक्शन, सिल्वर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिल्वर रिएक्टिव नहीं है, गोल्ड भी रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए हम इनके क्या बनाते हैं, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट मच रिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव, सो द ज्वेलरी आर मेड फ्रॉम सिल्वर और गोल्ड। देखो गोल्ड से ज्यादा जो है आपके क्या चमकता है, कॉपर चमकता है अगर प्योर फॉर्म में होता है तो, लेकिन हम जेवर किसके बनाते हैं, गोल्ड के। गोल्ड भी चमकता है लेकिन वो रिएक्टिव नहीं है, उसकी सरफेस ब्लैक नहीं पड़ती, लेकिन कॉपर की सरफेस ब्लैक पड़ जाती है, इट बिकम्स ब्लैक, सो वी मेक ज्वेलरी फ्रॉम इट।
और इसके लास्ट के अंदर इसमें रिएक्शन होती नहीं है। जब लास्ट वाले गोल्ड सिल्वर वगैरह के साथ में एसिड की रिएक्शन जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो रिएक्शन कम होती जाएगी। वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को कहीं से हटा देना। AB प्लस C है, AB के साथ में C को रिएक्ट करवा रहा हूं। अब ये अगर ये A और B दोनों पेयर है, ठीक है, A और B अभी की दोनों की दोस्ती है, लेकिन C ज्यादा अच्छा है, तो अब ये जो है A ज्यादा अच्छा है किससे? इससे, इसके साथ में। तो ये क्या करेगा? जैसे मिले, इसकी दोस्ती तो है ही, ठीक है, कच्ची पक्की दोस्ती है, लेकिन एक अच्छा ज्यादा दोस्त मिल गया, तो क्या करेगा? A क्या करेगा? B को धक्का मार करके इस C के साथ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? B को किसने डिस्प्लेस कर दिया? C ने। डिस्प्लेस का मतलब हटा देना। तो B को हटा करके C इसकी जगह आ गया A के साथ में। तो अब A के साथ में C आ गया और डिस्प्लेस कौन हो गया? B को डिस्प्लेस कर दिया। तो सेम इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक्चुअल में क्या है कि ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा B को और कहेगा भैया हट, तू हट, मैं तो A के साथ में मैं रहूंगा। ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ में मैंने आयरन को रिएक्ट करवाया। तो इसमें क्या, जैसे मैं इसका सिंबल लिख देता हूँ CuSO4। मैंने इसके सिंबल लिख दिए हैं। कॉपर सल्फेट को CuSO4 बोलते हैं, आयरन को Fe बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ? क्या फेरस, देखो आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, और फिर लेड, और फिर कॉपर। यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फेरस। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो चीज कॉपर के साथ में है, बंधी हुई है, वो किसके साथ में, अगर मैं फेरस के उस नजदीक लेकर के आऊंगा तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? उसके पास में जाएगी। अब देख लो, ज्यादा रिएक्टिव फेरस है। किससे? कॉपर से। क्या बताया था मैंने? जो नीचे की तरफ है वो कम रिएक्टिव होते जाएंगे, यानी गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव है। सिल्वर बिल्कुल भी ये दोनों भी बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। ये कम है, ये कम है, ये कम है। ठीक है। इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। ऊपर की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी रिएक्टिवनेस कम होती जा रही है। आपको पता है सीरीज के अंदर फेरस जो है ऊपर है, किससे? कॉपर से। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो रिएक्टिव है, तो ये सल्फेट जो है वो किसके साथ में जाएगा? फेरस के साथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी बाउंडिंग इसके साथ में कमजोर है, और ये फेरस है जो ज्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब इसको यूं समझ लो कि जैसे कि दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है। ये दो फ्रेंड्स हैं। ये है ना, जो ये तो भाई ये ज्यादा अच्छा लड़का है, इससे ज्यादा अच्छा लड़का है ये। तो ये जो है सल्फेट इसको छोड़ करके इसको छोड़ देगा। नहीं, मैं तो इसके साथ में जाऊंगा भाई, ये ज्यादा सुंदर है, ये ज्यादा पैसे वाला है, तो यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो सल्फेट जो है इसके साथ में चला गया। इसने क्या किया? फेरस ने क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसके पास में से छीन लिया। भैया तू इस तेरे से ज्यादा तो पावरफुल मैं हूं। ये फेरस सल्फेट इसके साथ में आ गया और कॉपर अकेला रह गया। भाई तू तो इतना इसका खूबसूरत है ही नहीं, दोस्ती के लायक ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? फेरस सल्फेट। तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की द पुशिंग आउट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो this type of reaction is more named as a displacement reaction। तो जो मोर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जो ज्यादा दोस्ती कर सकता है अच्छी, ये जैसे इसके एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा था? ये कॉपर है, ये सल्फेट है, ये फेरस है। अब ये दोस्त है, ठीक है, मैंने कि ये ज्यादा पैसे वाला है इससे ज्यादा, और ये गरीब आदमी है। अब ये क्या है कि इसको भूख लगती है तो ये दोस्त पकड़ लेता है, उनके साथ खाता पीता रहता है। इसके पास में पैसे हैं, लेकिन इसके पास में इससे भी ज्यादा पैसे हैं। तो अब ये किसके पास में जाएगा? इसको छोड़ देगा, इसके पास में आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इस तरीके से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल्स के पास में जो भी चीज होता है उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पहली चीज तो हम जो फूड के अंदर डालते हैं उसको भी हम, नमक जो होता है उसको भी हम सॉल्ट बोलते हैं। एक्चुअल में वो सोडियम क्लोराइड होता है,
लेकिन यहाँ पर कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम क्लोराइड है। ये सारे के सारे जो हैं सॉल्ट होते हैं। अब ये सॉल्ट जो होते हैं वो क्या काम में आते हैं और किस तरीके से बनते हैं, एक्चुअल में सॉल्ट जो है वो क्या है। तो जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट जो है किस काम में आता है? कैल्शियम सल्फेट जो है ब्लैक बोर्ड की चौक जो बनती है उसके काम में आता है। दूसरी चीज, स्पोर्टमैन जो होते हैं वो मैग्नीशियम कार्बोनेट लगाते हैं अपने हैंड को क्या करने के लिए, ड्राई रखने के लिए, जो व्हाइट पाउडर लगाते हैं वो, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, वो कलर के अंदर, डाई के अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि एल्यूमिनियम सल्फेट से क्या हो जाता है, वो फाइबर्स के चिपक जाता है कलर। अमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। अमोनियम नाइट्रेट ये भी एक सॉल्ट ही है, ठीक है। ये किस काम में आता है? ये जो फर्टिलाइजर्स की जो होती है ना, उसके अंदर खाद वगैरह उसमें डालने के लिए एज ए फर्टिलाइजर, वो फंगस को रोकने के काम में आता है। कॉपर सल्फेट एक्चुअल में होता क्या है? कॉपर सल्फेट जो अपन इसमें कलर्स में भी है ना, जो उसको डाल देते हैं, नीले नीले कलर का होता है, ठीक है, तो वो उसमें डाल देते हैं, जहरीला होता है। तो ये क्या करता है, फंगस वगैरह को किल कर देता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड एंड एज टेबल सॉल्ट। तो ये टेबल सॉल्ट की जैसे भी काम में आता है। और ये क्या है, प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं? जैसे अपन मिर्ची होती है, मिर्च के अंदर थोड़ा सा मिला के रख देते हैं तो वो मिर्ची क्या होती है, खराब नहीं होती है। तो ये तो सॉल्ट्स के टाइप हो गए, क्या क्या सॉल्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा सॉल्ट को कौन सा लगाते हैं अपन, मैग्नीशियम कार्बोनेट। डाई चिपक जाए इसके लिए एल्यूमिनियम सल्फेट। चौक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट सॉरी, फर्टिलाइजर्स के तौर पर। ये तो सॉल्ट्स हो गए। आपने जैसे नींबू का रस निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वो एसिड्स होते हैं। जितनी भी सॉर चीजें होती है वो एसिड्स होती हैं। एसिड्स क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर अगर उसमें दबाए डिप करेंगे एसिड के अंदर तो ब्लू को रेड बना देगा। जबकि जो बेस होता है वो क्या करता है, वो लाल को नीला कर देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं ये कि भाई जैसे कि एसिड में नीले को लाल कर देता तो रेड को क्या करेगा, तो रेड को रेड ही रखेगा, वो रेड में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ ब्लू को रेड कर देगा। ये चीज ध्यान में रखनी है कि बोटल्स जो रखते हैं तो इस तरह के, इसका मतलब है डेंजर है, बहुत खतरा, खोपड़ी बनी हुई रहती है, इसका मतलब होता है इरिटेटिंग। और इस तरीके से जैसे रहता है उसमें फ्लेमिंग, जलन हो जाएगी। तो ये रखते वक्त में बॉटल्स के ऊपर लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर इरिटेट, ठीक है। बॉटल्स जो होती है उनके ऊपर ऐसा लिखा हुआ रहता है। ये एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और हर एक एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और बेस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। जब वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और बेस हाइड्रोक्सिल OH को रिलीज करता है। ये ध्यान में रखना है। लेकिन आपको अभी एसिड पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है उसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ में तो कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। सॉल्ट्स कार्बोनिक एसिड के साथ में मिलता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट कार्बोनेट। साइट्रिक एसिड जो है वो फ्रूट में होता है, साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन, सॉल्ट। ये सॉल्ट इससे बनता है, उसको क्या बोलते हैं, साइट्रेट्स। अच्छा, ये तीन चीजें याद रख लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्या बनता है, इससे सॉल्ट्स जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड्स, जैसे सोडियम क्लोराइड बन गया। सल्फेट्स हाइड्रोजन सल्फेट से, ठीक है। नाइट्रेट्स जैसे सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
जो बनेगा सोडियम क्लोराइड बन सकता है, सोडियम अगर इससे रिएक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड से पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इस तरीके से एसिड प्रिपेयरिंग सॉल्ट यूजिंग मेटल्स एंड एसिड। पहली चीज, एसिड के साथ में मेटल रिएक्ट करते हैं, ये याद रख लेना, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। जिंक के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जैसे ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये मेटल है जिंक, तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। ये एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल में और बता दूंगा। प्लस मेटल, तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा, जिंक हाइड्रोजन, ये बन गया अपने, ये हो गया। फिर मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड्स। कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट्स हैं। तो कार्बोनेट जो बनते हैं वो चीज इसमें पड़ेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो जनरल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एसिड प्लस कार्बोनेट इज इक्वल टू, एसिड और कार्बोनेट मिलकर के सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये चीज याद रखने की है। फॉर्मिंग सॉल्ट्स बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। जैसे कि एसिड और एल्कलाई, एल्कलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो एसिड और एल्कलाई मिलकर के सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो ये सेम एसिड, एल्कलाई, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये एक रिएक्शन है। इसी तरीके एल्कलाइज एंड बेसिस, व्हेन मेटल ऑक्साइड जो वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन। और मेटल ऑक्साइड कॉल्ड बेसिस। जितने भी बेसिस होते हैं, जितने भी एल्कलाइंस होते हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस एल्कलाइन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन उन्हीं बेसिस को कहते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, आर एल्कलाइन व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड है, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनेगा प्लस वाटर आ जाएगा। ये चीज और ये चीज, तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट बन गया प्लस वाटर बन गया।